एक लड़का जो अवतारों की परंपरा से जुड़ा है, वह 100 साल तक समुद्र में बर्फ के अंदर फंसा रहने के बाद जाग जाता है। उसे आग, पानी, हवा और पृथ्वी, इन 4 तत्वों की शक्तियां सीखनी होंगी ताकि वह खतरनाक दुश्मनों को हरा सके और युद्ध को रोक सके। राजधानी में पीछा करते समय पृथ्वी साम्राज्य का एक सैनिक फायर बेंडर्स के एक समूह से लड़ते हुए बचने की कोशिश करता है। इस समय वह अपनी ताकत और कौशल से लड़ता है और दिखाता है कि वह बहुत अच्छा पृथ्वी बेंडर है। जब वह अपने दोस्त को ढूंढकर भागने वाला था, तभी उसे आग का हमला लगता है, लेकिन वह डर कर भागने के बजाय वापस लड़ता है। वह अपने दोस्त को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज देता है और कहता है कि इसे राजा तक पहुंचा दो, क्योंकि जल्द ही युद्ध शुरू होने वाला है। वह अपने दोस्त को बचाने के लिए एक बड़ी दीवार बना देता है और खुद अकेले फायर बेंडर्स से लड़ने लगता है। उसी रात उसे पकड़कर फायर नेशन के शासक सौजिन के पास कैदी बनाकर ले जाया जाता है। जब उसे पता चलता है कि अगला हमला एयर नोमैड्स पर होगा, तो उसे जिंदा जला दिया जाता है। बहुत समय से चारों राष्ट्र शांति से रहते थे, क्योंकि अवतार चारों तत्वों को नियंत्रित करके दुनिया में संतुलन बनाए रखता था। जब एक अवतार मर जाता है, तो उसकी आत्मा दूसरे शरीर में जन्म लेती है और यह चक्र चलता रहता है। पिछले अवतार की मौत के बाद नया अवतार सामने नहीं आया, इसलिए सोजिन इस मौके का फायदा उठाकर दुनिया पर कब्जा करने की योजना बनाता है। उसे पता है कि अगला अवतार एयर नोमैड्स में पैदा होगा, इसीलिए वह अपनी सेना से सभी एयर बेंडर्स को मारने का आदेश देता है। फिर भी उनमें से एक लड़का किसी तरह बच जाता है। आंग नाम का 12 साल का लड़का मठ में रहता है और वह अपनी उम्र के बच्चों से बेहतर एयर बेंडर है। सभी भिक्षुओं को पता है कि आंग ही अवतार है, लेकिन उसका गुरु ग्यात्सो कहता है कि वह अभी बाकी 3 तत्व सीखने के लिए बहुत छोटा है। फिर भी परिषद तय करती है कि आंग को तैयार करना जरूरी है, क्योंकि फायर नेशन कभी भी युद्ध शुरू कर सकता है। जब आंग को पता चलता है कि उसे मठ छोड़ना होगा, तो वह रोने लगता है, क्योंकि वह अपने दोस्तों से दूर नहीं जाना चाहता। गुरु ग्यात्सो उसे समझाते हैं और आंग अपने अवतार होने की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है। उसी शाम आंग अपने उड़ने वाले बाइसन अप्पा के साथ घूमने जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि फायर नेशन की सेना मठ पर हमला करने आ रही है। लड़ाई शुरू होने पर एयर बेंडर्स मिलकर दुश्मनों को हराने की कोशिश करते हैं। उनके पास अच्छे योद्धा भी हैं, लेकिन फायर नेशन ज्यादा ताकतवर साबित होता है, क्योंकि उन्होंने इस हमले की तैयारी कई हफ्तों से की थी। दुश्मनों को जला देने के बाद सोजिन और उसकी सेना उन बच्चों को पकड़ने जाती है जो ग्यात्सो की सुरक्षा में छिपे हुए हैं। जब फायर लॉर्ड एक शक्तिशाली एयरबेंडर से लड़ता है, तो वह कहता है कि शायद एयरबेंडर्स बच सकते थे अगर उस रात धूमकेतु की वजह से उनकी सेना की शक्ति न बढ़ी होती। उसी ताकत की वजह से फायर नेशन युद्ध जीत जाता है और मठ के सभी एयरबेंडर्स को मार देता है। आंग को पता नहीं होता कि उसके लोग खतरे में हैं, इसलिए वह घर लौटने का फैसला करता है, क्योंकि समुद्र में तूफान बढ़ रहा होता है। घर लौटते समय आंग और अप्पा तूफान में फंस जाते हैं और समुद्र में गिर जाते हैं। समुद्र में गिरने के बाद आंग बेहोश हो जाता है और अप्पा भी होश खो देता है। उसी समय अवतार की शक्ति अपने आप जाग जाती है और आंग को बचाने के लिए उसके चारों ओर बर्फ का बड़ा टुकड़ा बन जाता है। 100 साल बाद कटारा और सोक्का झील में नाव चला रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा दिखता है, जिसमें से आंग बाहर आता है। कटारा आंग को बेहोश देखकर गांव ले जाती है और उसके शरीर के टैटू देखकर दादी कहती हैं कि वह एयर बेंडर है। जैसे ही अवतार जागता है, पास में मौजूद फायर नेशन का राजकुमार झू को आसमान में निकली रोशनी की बड़ी किरण देख लेता है। झू को समझ जाता है कि अवतार वापस आ गया है और वह उसे पकड़ने का फैसला करता है। झू को अपने पिता का विश्वास वापस पाना चाहता है, ताकि वह घर लौट सके और भविष्य का राजा बन सके। जब आंग होश में आता है, तो उसे लगता है कि वह घर से दूर है, इसलिए वह अप्पा को ढूंढने के लिए उड़ने लगता है। आंग सीटी बजाता है और अप्पा तुरंत उड़कर उसके पास आ जाता है। जब आंग बताता है कि वह बर्फ में कैसे फंसा था, तब उसे पता चलता है कि सभी एयर नोमैड्स मर चुके हैं, जिससे वह बहुत दुखी हो जाता है। उसे दिलासा देने के लिए कटारा बताती है कि उसकी माँ को भी फायर बेंडर्स ने मार दिया था और उसके पिता दुश्मनों को ढूंढने के लिए गांव छोड़कर चले गए थे। कटारा दक्षिणी कबीले की आखिरी वाटर बेंडर्स में से एक है, क्योंकि बाकी सभी को दुश्मनों ने खत्म कर दिया। फायर नेशन ने उसे अपनी जगह से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी वह बहुत प्रतिभाशाली और ताकतवर थी। उसे अपनी शक्तियों को अभ्यास करके बेहतर बनाने की खुली आजादी नहीं थी, क्योंकि अगर लोग उसे देख लेते या पकड़ लेते, तो उसी दिन उसे मार दिए जाने का खतरा था। जब कारा आंग को अपनी शक्तियां दिखा रही थी, तब उसने दूर से एक जहाज आते हुए देखा। थोड़ी ही देर में उसे समझ आ गया कि वह जहाज उनके दुश्मन देश का है। वह जल्दी से अपने गांव वापस गई और साका को बताया कि दुश्मन हमला करने वाले हैं। उसी समय कारा को समझ आया कि फायर नेशन की सेना वहां आंग को खोजने आई है,
क्योंकि आंग सिर्फ आखिरी एयरबेंडर ही नहीं है बल्कि वह अवतार भी है। जब कारा को आंग की असली पहचान पता चली तो उसने उसे छिपाने का फैसला किया। उसी समय साका ने झूको को लड़ने के लिए चुनौती दे दी, क्योंकि साका को पानी की शक्ति वाटर बेंडिंग इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसलिए वह आसानी से हार गया और दुश्मन उसे मारने ही वाले थे। तभी अचानक आंग वहां पहुंच गया और उसने लड़ाई में हस्तक्षेप किया। आंग ने अपनी स्टाफ लाठी की मदद से दुश्मनों के हमलों को रोक लिया। उसी समय वाटर ट्राइब के लोग भी लड़ाई में आ गए। जब आंग को समझ आया कि झूको पूरे गांव को नष्ट करने वाला है, इसलिए आंग ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को दुश्मनों के सामने बंदी बनने की अनुमति दे दी। जब दुश्मन आंग को अपने साथ ले गए तब साका और कारा ने तय किया कि वे उसे बचाने जाएंगे। वे आंग को बचाने के लिए आप्पा उड़ने वाला बाइसन पर बैठकर जहाज तक जाने लगे। उसी समय आंग किसी तरह कैद वाली जगह से भागने में सफल हो गया और अपनी लाठी लेकर भागने लगा। तभी दुश्मन ने उस पर आग का गोला फेंका, जिससे वह गिर गया। जब आंग समुद्र में गिरने ही वाला था तब साका ने उसे पकड़कर बचा लिया। फिर आंग, साका और कारा तीनों वहां से भाग गए। आंग समझ गया कि अब वह वापस उसी गांव में नहीं जा सकता, इसीलिए तीनों ने तय किया कि वे आंग के पुराने घर मठ जाएंगे। बहुत समय बाद पहली बार आंग को देखने का मौका मिला कि फायर नेशन के हमले के बाद उसका मठ अब कैसा हो गया है। वहां उसे अपने गुरु ग्यात्सो की हड्डियां अवशेष मिली और वह बहुत भावुक हो गया। अचानक आंग के शरीर पर बने टैटू चमकने लगे और उसके आसपास तेज हवा का तूफान बनने लगा। उस तूफान की वजह से साका और कारा की जान खतरे में पड़ गई। थोड़ी देर बाद आंग शांत हो गया और उसने अपनी शक्तियों को फिर से नियंत्रित कर लिया। अब आंग ने तय कर लिया कि वह दुनिया में शांति और संतुलन वापस लाएगा, इसलिए उसने फैसला किया कि वह बाकी 3 तत्वों पानी, आग और धरती को भी नियंत्रित करना सीखेगा। मठ में घूमते समय आंग की मुलाकात एक उड़ने वाले लेमूर छोटे जानवर से हुई। वह लेमूर भी उनके साथ कोशी द्वीप जाने का फैसला करता है। जब आंग, कारा और साका कोशी द्वीप पहुंचते हैं तो वहां के कोशी योद्धा उन्हें देखकर चौंक जाते हैं और कारा और साका को पकड़ लेते हैं। उसी समय वहां रखी पुराने अवतार की मूर्ति की आंखें चमकने लगती हैं और लोगों को समझ आ जाता है कि आंग ही नया अवतार है। अपनी मां के कहने पर सुखी आंग, कारा और साका को अपने घर रहने के लिए ले जाती है। सुखी उन्हें बताती है कि वे लोग इस द्वीप पर केवल 48 घंटे तक ही रह सकते हैं। अगले दिन सुबह कारा जल्दी उठ जाती है और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देती है, क्योंकि वहां आने से पहले उसकी दादी ने उसे एक स्क्रॉल ज्ञान की किताब दी थी। उस स्क्रॉल में पानी को नियंत्रित करने की तकनीकें और शिक्षा लिखी हुई थी। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद कारा आंग को अवतार कोशी के बारे में जानकारी खोजने में मदद करती है। उसी समय साका सुखी से लड़ाई की कुछ तकनीकें सीख रहा होता है। जब आंग को पता चलता है कि पिछले अवतारों की आत्मा उसके अंदर ही होती है, तब आंग ध्यान लगाना शुरू करता है ताकि वह पुराने अवतार कोशी से बात कर सके। आखिरकार वह ध्यान के जरिए अवतार कोशी से जुड़ने में सफल हो जाता है। जब आंग सोच रहा होता है कि चारों राज्यों में शांति बनाए रखने के लिए उसे क्या करना चाहिए, तभी फायर नेशन की सेना वहां पहुंच जाती है और गांव पर हमला कर देती है। सैनिकों की मुलाकात उस कबीले की नेता युकारी से होती है। युकारी कहती है कि उसने अपने द्वीप पर कमांडर ज्यो की सेना के अलावा किसी और बाहरी व्यक्ति को नहीं देखा, इसलिए कमांडर अपने सैनिकों को पूरे द्वीप की तलाशी लेने का आदेश देता है। उसी समय कोशी योद्धा लड़ने और कुछ कदम उठाने का फैसला करते हैं। थोड़ी ही देर बाद राजकुमार झूको अपने चाचा के साथ उस द्वीप पर आ जाता है और कारा को उससे लड़ना पड़ता है, लेकिन क्योंकि कारा अभी वाटर बेंडिंग सीख ही रही थी, इसलिए वह लड़ाई में हार जाती है। और जब दुश्मन उसे मारने ही वाला होता है, तभी अचानक अवतार कोशी वहां प्रकट हो जाती है। क्योंकि वह जगह कोशी के मंदिर के पास थी, इसलिए प्राचीन अवतार कोशी आंग के शरीर के माध्यम से प्रकट हो जाती है। फिर वह कमांडर ज्यू का पीछा करने लगती है। क्योंकि अवतार कोशी को चारों तत्वों हवा, पानी, आग और धरती पर पूरी पकड़ थी, इसलिए वह अकेले ही पूरी सेना को हरा देती है। इसलिए कमांडर के पास वहां से पीछे हटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। लड़ाई खत्म होने के बाद आंग फिर से अपने सामान्य रूप में आ जाता है। इसके बाद उस द्वीप के लोग आंग का बहुत सम्मान करने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें उम्मीद है कि आंग दुनिया में शांति ला सकता है। वहां से जाने से पहले साका सुखी को अलविदा कहते समय उसे चूमता है। फिर सुखी साका को अपने पंखे को उपहार के रूप में दे देती है। उसी दिन दोपहर को आंग, साका और कारा उत्तर की वाटर ट्राइब की ओर यात्रा शुरू कर देते हैं, क्योंकि आंग को चेतावनी मिली थी कि कोशी द्वीप पर जो हुआ उसके बाद वहां कुछ बुरा होने वाला है। कमांडर शियाओ ने फायर लॉर्ड को पत्र भेजकर बताया कि अवतार वापस आ चुका है
उसी रात फायर लॉर्ड ओझाई के महल पर हमला किया जाता है, लेकिन जूको की बहन अजुल्ला की वजह से हमलावर पकड़े जाते हैं। फायर लॉर्ड बहुत क्रूर शासक है और वह अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता, इसलिए वह बिना दया किए अपने दुश्मनों को आग से जला देता है। जब आंग, साका और कारा ओमाशु शहर पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात जेठ नाम के एक व्यापारी से होती है। वे उससे कहते हैं कि वह उन्हें किले के अंदर जाने में मदद करे, क्योंकि किले के सैनिक आम लोगों या बाहर से आए लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं देते। किले के दरवाजे पार करने के थोड़ी ही देर बाद आंग को एक बड़ा विस्फोट दिखाई देता है। फिर आंग अपनी एयर बेंडिंग शक्ति का इस्तेमाल करके धुएं को हटा देता है। उसी समय तेओ को समझ आ जाता है कि आंग हवा को नियंत्रित करने वाला एयरबेंडर है। तेओ अपने पिता से कहता है कि वे कातारा और उसके दोस्तों को अपने घर में रहने की जगह दें। तेओ से बात करते समय आंग, साका और कारा को पता चलता है कि यह हमला कोई खास नहीं था, बल्कि फायर नेशन पहले भी इस तरह के बहुत सारे हमले कर चुका है। यह काम फायर नेशन के आग को नियंत्रित करने वाले लोगों ने किया था और उनके जासूस पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर छिपकर निगरानी कर रहे थे। जब आंग ने युद्ध से हुई इतनी बड़ी बर्बादी देखी तो उसने फिलहाल उत्तर जाने की अपनी योजना रोक दी और लोगों की मदद करने के लिए ओमाशु शहर में ही रहने का फैसला किया। उसी दिन दोपहर में कटारा ने साई को फायर नेशन के एक जासूस से बात करते देखा, जिससे उसे लगा कि साई अपने लोगों के साथ विश्वासघात कर रहा है। उसी समय कटारा की मुलाकात जेट से फिर हुई और दोनों ने मिलकर उस बेंडर का पीछा करते हुए जंगल में जाने का फैसला किया। उन्हें पता ही नहीं था कि दुश्मन उन्हें फंसाने के लिए जाल बिछा रहे हैं और आगे जाकर उन्हें अकेले ही उनसे लड़ना पड़ेगा। जब जेट को लगा कि वह इस लड़ाई में कमजोर पड़ रहा है तो उसने अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाने का निर्णय लिया। इसके बाद कुछ अनाथ बच्चे जेट की टीम में शामिल हो गए और मिलकर उन्होंने फायर बेंडर्स को हरा दिया। इसके बाद कटारा उनके साथ जंगल के बीच छिपे एक गांव में गई और उसे पता चला कि वे सारे अनाथ बच्चे उसी जगह रहते हैं। उन बच्चों के परिवार फायर नेशन की वजह से खत्म हो गए थे, इसलिए उन्होंने मिलकर आजादी के लिए लड़ने का फैसला किया था। उसी समय ताऊ और आंग ने जांच की और पता लगाया कि जो धमाका हुआ था वह फायर बेंडर्स ने नहीं बल्कि जेट ने किया था। जब कटारा को यह बात पता चली तो उसने जेट को बचाने की कोशिश की और यह साबित करने के लिए सबूत ढूंढने निकल पड़ी कि असली गद्दार साई है। लेकिन कटारा को देखकर आश्चर्य हुआ कि जेट और उसके दोस्त पहले ही साई को खत्म करने की योजना बना चुके थे और उन्होंने उसका सूटकेस बदलकर उसमें विस्फोटक जेली से भरा बॉक्स रख दिया था। कटारा ने जेट को समझाने की कोशिश की कि यह बहुत गलत योजना है, क्योंकि इससे निर्दोष लोग भी मर सकते हैं। तब उसे लगा कि आंग सही था, इसलिए उसने साई को ढूंढने के लिए अपने दोस्तों से मदद मांगी। तभी अचानक प्रिंस झूको और आयरो आंग को पकड़ने के लिए वहां पहुंच गए। आंग ने कटारा और साका को महल की ओर जाने के लिए कहा और खुद झूको से लड़ने लगा। जब कटारा वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक बच्चा पेड़ पर बैठा तीर चलाने वाला है। कटारा ने तुरंत पानी की तेज धारा से उस तीर की आग बुझा दी। आंग से लड़ते समय झूको ने गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ कर लिया और फिर उसे वहां से भागना पड़ा, क्योंकि शहर के लोग फायर बेंडर्स से नफरत करते थे। झूको को बचाने के लिए उसके चाचा आयरो ने अपनी शक्तियों से गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। जब सैनिकों के आदेश और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है तब झूको मौका देखकर भाग जाता है, लेकिन आंग को पकड़ लिया जाता है क्योंकि लोगों को शक होता है कि आग उसी ने लगाई है। जेल में रहने के दौरान आंग की मुलाकात फिर से जनरल ईरो से होती है और उसे पता चलता है कि अपने भाई के उलट ईरो इस युद्ध का समर्थन नहीं करता। जब सैनिक आंग को राजा के सामने ले जाते हैं तो वह देखकर चौंक जाता है कि राजा कोई और नहीं बल्कि उसका बचपन का दोस्त बूमी है। उसी समय झूको एक सैनिक की वर्दी चुरा लेता है ताकि वह सैनिक बनकर अंदर जा सके और अपने चाचा को बचा सके, जिन्हें नीचे कुएं जैसी जगह में ले जाया जा रहा था। जब कटारा और साका को पता चलता है कि उनका दोस्त महल में फंसा है तो वे उसे बचाने के लिए जमीन के नीचे बनी सुरंगों से महल के अंदर जाने का फैसला करते हैं। सुरंगों के अंदर रास्ता ढूंढते समय कटारा और साका एक बहुत बड़े छूंदर जैसे जीव से टकरा जाते हैं जो सुरंगों की रक्षा कर रहा था, इसीलिए उन्हें डरकर वहां से भागना पड़ता है। वे दोनों भागते भागते ऐसे रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए अब उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जब दोनों डरकर एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तब वह छछूंदर उन पर हमला करने आता है, लेकिन उसी समय कटारा को समझ आता है कि वह जानवर अंधा है। उस प्रजाति के जीव देखने से नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं, खासकर प्रेम की भावना को महसूस करके प्रतिक्रिया देते हैं। इसीलिए साका उस छूंदर को मना लेता है कि वह उनकी मदद करे और उन्हें महल के अंदर पहुंचा दे।
जब झूको उन सैनिकों को देखता है जो उसके चाचा को कहीं और ले जा रहे थे, तो वह उन पर हमला कर देता है और अकेले लड़ते हुए भी उन अर्थबेंडर्स को हरा देता है। इसके बाद झूको अपने चाचा ईरो को छुड़ा देता है और दोनों मिलकर बाकी सैनिकों से लड़ते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद ईरो घायल हो जाता है और झूको उन्हें शहर से बाहर निकलने में मदद करता है। रात के खाने के बाद बूमी अपने पुराने दोस्त आंग को एक द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता है और आंग को मजबूरी में वह चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है। असल में राजा बूमियांग से बहुत नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि आंग इतने सालों तक गायब रहा और उसे अकेला छोड़ दिया। बूमी सोचता है कि इस युद्ध के लिए आंग ही जिम्मेदार है, क्योंकि अगर आंग समुद्र में बर्फ के अंदर फंसा नहीं होता तो बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। उसी समय बूमी दो बहुत बड़े पत्थर नीचे गिरा देता है और आंग को अपनी शक्तियों से उन पत्थरों को हवा में रोक कर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वे गिर गए तो उनमें से किसी एक की जान जा सकती है। तब राजा बूमियांग से कहता है कि वह कोई एक विकल्प चुने, क्योंकि अवतार होने का मतलब ही मुश्किल और बड़े फैसले लेना होता है। लेकिन आंग अपने दोस्त बूमी को मरने देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और साफ मना कर देता है। उसी समय कटारा और साका वहां पहुंच जाते हैं और कटारा की मदद से साका बूमी को पकड़ लेता है, जिससे आंग बच जाता है। फिर थोड़ी बातचीत के दौरान आंग को खुद को बचाने और अपने पुराने दोस्त बूमी से सुलह करने का मौका मिल जाता है। तब आंग को पता चलता है कि साई गद्दार नहीं था, बल्कि वह फायर नेशन के राज जानने के लिए भेजा गया एक गुप्तचर था जो दोनों तरफ काम कर रहा था। महल से निकलने के बाद आंग और उसके दोस्तों को जंगल के बीच एक गांव मिलता है। उन्हें पता चलता है कि उस गांव के लोगों पर भी फायर नेशन ने हमला किया था। पहाड़ तक रास्ता बनाने के लिए आसपास के पेड़ जला दिए गए थे और जब गांव के लोग खाना ढूंढने बाहर गए तो कई लोग अचानक गायब हो गए। तब आंग कहता है कि उसे अंदाजा है कि वे लोग कहाँ हो सकते हैं और वह उन्हें ढूंढने जाने का फैसला करता है। जंगल से जाते समय आंग अपने दोस्तों को बताता है कि उसे एक ऐसी रुकावट महसूस हो रही है जो आत्माओं की दुनिया की तरफ जाती है और उसे लगता है कि गांव वाले शायद वहीं फंसे हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल के सम्मान में बनाई गई एक पूजा की वेदी मिलती है। आंग शांति से बैठकर ध्यान करने के लिए एक चट्टान पर बैठ जाता है। आंग जब आत्माओं की दुनिया में जाता है तो गलती से अपने दोस्तों को भी अपने साथ वहां ले जाता है। वहां उन्हें ज्ञान की आत्मा मिलती है, जिसका रूप बहुत बड़े उल्लू जैसा होता है। वह आत्मा आंग को बताती है कि एक समझदार व्यक्ति है जो पत्थर के घर में रहता है और वह मदद कर सकता है। वह आत्मा आंग को चेतावनी देती है कि वहां खतरनाक जीव भी हैं जो उसके दोस्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें जंगल की आत्मा मिलती है और आंग समझता है कि उसे पहले हुए हमले में चोट लगी थी। तीनों अलग अलग हो जाते हैं और हर किसी को अपने जीवन की सबसे दुखद यादों का सामना करना पड़ता है। कातारा और सोक्का अपने जीवन के दुखद पलों को याद करते हैं, जबकि आंग पत्थर के घर पहुंचकर गात्सो की आत्मा से मिलता है। गात्सो आंग को बताता है कि धुंध में एक खतरनाक राक्षस छिपा हुआ है। उस राक्षस का नाम को है और उसने गांव वालों के साथ कातारा और सोक्का को भी अपनी गुफा में बंद कर दिया है। गात्सो बताता है कि पहले के किसी अवतार ने एक बार इस राक्षस को हरा दिया था। उस शक्ति को पाने के लिए आंग को फायर नेशन में जाना होगा, क्योंकि वहां रोकू का मंदिर है। आंग अपने दोस्तों को सुरक्षित छोड़कर अपनी उड़ने वाली छड़ी से अगली जगह की ओर चला जाता है। झूको और आयरो अवतार को जल्दी ढूंढने के लिए एक भाड़े के सैनिक को रखते हैं, क्योंकि उसके पास ऐसा जानवर है जो किसी को भी सूंघ कर ढूंढ सकता है। आंग फायर लॉर्ड के महल पहुंचकर एक पहरेदार की मदद से मंदिर जाता है और अपने पुराने अवतार से बात करता है। उसे पता चलता है कि रोकू नेको की मां से जुड़ा एक पवित्र प्रतीक चुरा लिया था। आंग सोचता है कि वह उस टोटम के बदले अपने दोस्तों को छुड़ाएगा। जैसे ही आंग निकलने वाला होता है, जून और उसका जानवर अचानक वहां आ जाते हैं। वह जानवर अपनी लार से आंग को हिलने डुलने में असमर्थ कर देता है। बाद में आंग गुफा में जागता है और झूको तथा आयरो उसे पकड़कर महल ले जाने आते हैं। रास्ते में झूको और आयरो को झाओ की सेना घेर लेती है और झाओ अब एडमिरल बन चुका है। झूको को आदेश है कि वह अवतार को पकड़कर झाओ को सौंप दे। झाओ और उसके सैनिक जश्न मनाने में व्यस्त रहते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि एक नकाब पहने दुश्मन किले में घुसकर हमला कर देता है। वह नकाब पोश योद्धा फायर बेंडिंग सैनिकों को हराकर जेल तक पहुंचता है और आंग को छुड़ा देता है। आंग और वह नकाब पोश आदमी छतों से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। आंग अपनी शक्तियों से बचने की कोशिश करता है और वह योद्धा तलवार से दुश्मनों को हराता है। जब वह गिर जाता है तो वह आंग को सामने कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि झाओ आंग को मारना नहीं चाहता। जब नकाब पोश आदमी धमकी देता है तो झाओ दरवाजे खोलने का आदेश देता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं।
थोड़ी दूर जाने के बाद झाओ अपने तीरंदाज को आदेश देता है कि वह उस योद्धा को मार दे। उसी समय आंग को पता चलता है कि नकाब के पीछे असल में झूको था। आंग जानता है कि अकेले भागना आसान है, फिर भी वह झूको को साथ ले जाने का फैसला करता है ताकि वह पकड़ा न जाए। गुफा में छिपे समय आंग को पता चलता है कि झूको के चेहरे का जलने का निशान उसके पिता ने सजा के रूप में दिया था। आंग झूको को विदा करते हुए कहता है कि अगर वे पहले मिले होते तो अच्छे दोस्त बन सकते थे। झूको नाव से अपने जहाज तक पहुंच जाता है और उसे देखकर आयरो खुश और राहत महसूस करता है। कुछ समय बाद आंग फिर से जंगल में आता है और अपनी मां के पवित्र प्रतीक के बदले को से बात करने के लिए आत्माओं की दुनिया से संपर्क करता है। को आखिरकार अपने कैदियों को छोड़ देता है, जिससे आंग अपने दोस्तों और खोए हुए गांव वालों को बचा लेता है। अगली सुबह लेफ्टिनेंट जी झूको को जगाता है और बताता है कि अब उसके खिलाफ पकड़ने का आदेश जारी हो गया है। जाओ को पता चल जाता है कि अवतार को छुड़ाने वाला झूको था और वह फायर लॉर्ड को उसके खिलाफ भड़का देता है। झूको भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि झाओ ने उसे मारने के लिए जाल बिछाया था। उसकी नाव में विस्फोटक लगा होता है और एक तीरंदाज तीर चलाकर नाव को उड़ा देता है। अगले दिन आंग और उसके दोस्त उत्तरी जल कबीले अगना पहुंचते हैं और वहां के नेता से मिलते हैं। अर्नुक खुश होकर आंग का परिचय मास्टर पाकू और राजकुमारी ऊ से कराता है। प्रशिक्षण शुरू करने से पहले आंग मंदिर जाकर पुराने अवतार करुक से मदद मांगता है। करुक कहता है कि वह मदद नहीं करेगा और आंग को खुद मजबूत बनना होगा। वहां पहुंचने के बाद कातारा पानी से लोगों की चोट ठीक करना सीखती है। जब कातारा को पता चलता है कि औरतों को लड़ने की अनुमति नहीं है, तो वह इसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और मास्टर पाकू को चुनौती देने का फैसला करती है। बूढ़ा आदमी कहता है कि कारा को समाज की पुरानी परंपराओं का पालन करना पड़ेगा, इसलिए उसे युद्ध में लड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह दिखाने के लिए कि वह भी लड़ सकती है, कारा मास्टर पाकू को एक से एक लड़ाई की चुनौती देती है। कारा को किसी शिक्षक ने नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी वह बहुत अच्छी और प्रतिभाशाली योद्धा निकलती है। इतनी अच्छी होने के बाद भी वह मास्टर पाकू को नहीं हरा पाती और आखिर में उसे हार माननी पड़ती है। हारने के बावजूद उसकी बहादुरी देखकर पाकू और बाकी युवा योद्धा उसका सम्मान करने लगते हैं। जब फायर नेशन की सेना पास आती है तो तीनों दोस्त ओपा पर उड़कर उनके जहाजों तक जाते हैं और उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। भले ही वे कम लोग हैं, फिर भी वे जहाज का बड़ा हिस्सा नष्ट कर देते हैं, जिससे दुश्मन की गति धीमी हो जाती है। बादलों के ऊपर से उड़ते समय उन्हें दिखता है कि एगना शहर की ओर बहुत बड़ी दुश्मन सेना आ रही है, जिससे लगता है कि युद्ध लगभग हार गया है। उस सेना में झूको भी है, जो पहले हुए धमाके से बच गया था और अब अवतार को पकड़कर घर लौटना चाहता है। शहर को खतरे में देखकर कारा खुद लड़ने का फैसला करती है और बाकी वाटर बेंडर्स को भी साथ लड़ने के लिए कहती है। अब मास्टर पाकू के पास इन युवाओं को युद्ध में शामिल होने की अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। पूर्णिमा की रात, जिसे आइस मून कहा जाता है, उस समय एडमिरल जियाओ चंद्रमा की आत्माओं को खत्म करने की योजना बनाता है, जो साल में एक बार ही दिखाई देती हैं। उसी समय कारा की आत्मा आंग के सामने आती है और उसे बताती है कि एडमिरल क्या करने वाला है। आंग तुरंत कारा को इस खतरे के बारे में बताता है और दोनों साका और ऊ को खोजने निकलते हैं। अचानक झूको वहां आ जाता है, इसलिए कारा अपनी दोस्त को आगे जाने को कहती है और खुद झूको को रोकती है। थोड़ी देर में आंग अपने दोस्तों से मिल जाता है और उन्हें एडमिरल की खतरनाक योजना बताता है। इसी बीच एडमिरल उन 2 कार्प मछलियों को ढूंढ लेता है जिनमें आत्माएं रहती हैं और वह चंद्रमा वाली मछली को पकड़ लेता है। मछली पकड़ते ही चांद लाल हो जाता है और आंग एडमिरल को समझाने की कोशिश करता है कि वह मछली को छोड़ दे। आयो आंग की मदद करके मछली छुड़ा लेता है, लेकिन झील में छोड़ने से पहले एडमिरल चाकू से उसे मार देता है। जैसे ही मछली मरती है, वाटर ट्राइब कमजोर हो जाती है और उनकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। फायर बेंडर्स हमला करते हैं तो राजा और गुरु पीछे हटते हैं और सैनिक सीधे युद्ध करते हैं। दुनिया को बचाने के लिए आंग समुद्र की आत्मा के साथ मिल जाता है और उसका शरीर उस आत्मा का माध्यम बन जाता है। चंद्रमा की आत्मा को नुकसान होने से समुद्र की आत्मा बहुत गुस्सा हो जाती है और दुश्मनों को नष्ट करने लगती है। इसी समय झूको देखता है कि जियाओ भाग रहा है और उसे लड़ाई की चुनौती देता है। झूको उसे हराकर छोड़ देता है, लेकिन जियाओ पीछे से हमला करने की कोशिश करता है और तभी ईरो आकर उसे मार देता है। समुद्र की आत्मा दुश्मनों के सभी जहाजों को नष्ट कर देती है। लड़ाई के बाद भी आंग उस आत्मा से जुड़ा रहता है जो अपनी साथी को खोजने के लिए हमेशा भटकती रहती है। युवा, जिसे बचपन में चंद्रमा की आत्मा से जीवन मिला था, दुनिया का संतुलन वापस लाने के लिए खुद की जान देने का फैसला करती है। जैसे ही युवा बलिदान देती है, चंद्रमा फिर से आसमान में आ जाता है और समुद्र की आत्मा शांत हो जाती है।
कटारा की मदद से आंग फिर से होश में आता है और अवतार की स्थिति में लौट आता है। युद्ध खत्म होने पर लोग मरे हुए योद्धाओं के शव इकट्ठा करते हैं और यह सब देखकर आंग बहुत दुखी हो जाता है। उसके दोस्त उसे हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि वे दुनिया में शांति वापस लाने में उसकी मदद करेंगे।